ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे ऐ मेरे सनम। अब ना कोई गम होगा, ना ये प्यार कम होगा, साथी मेरे तुझको मेरे सर की है कसम। बिल्कुल सभी प्रिय साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो सभी? उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम एसआई का पेपर सॉल्व कर रहे थे और मैंने आपको पिछले भाग में 15 प्रश्न सॉल्व करवा दिए थे। किसका भाई? एसआई का। और इसके 15 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे व्याख्या सहित। अब इसके बाद के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिर एक बार प्रिय साथियों को बता दूं, जो हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए। क्या नाम से है सर? जीके बाय अजय सर नाम से है। अगर नहीं मिलता सर्च मारने से पहली बात तो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, वहां से आप जुड़ जाइए। हर बात, हर नोटिफिकेशन जो होता है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आइए, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर प्रश्न आ गया है, पढ़ लीजिए इसको। सर क्या है 16 नंबर प्रश्न? 16 नंबर प्रश्न यह है कि कोप 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी UNFCC आयोजित हुआ था। कहां पर? ये थोड़ा करंटली प्रश्न आया है, कहां आयोजित हुआ था? ये 2016 का एसआई का पेपर कर रहे हैं हम। कहां हुआ था? हेलसिंकी, बॉन में, पेरिस के अंदर, स्टॉकहोम के अंदर। बताइए बिल्कुल। कोप 23वां, बिल्कुल इसमें प्रश्न पूछा है कोप 23वां कॉन्फ्रेंस। कौन सा भाई? 23वां। और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल UNFCC। इसके बारे में अगर हम देखा जाए, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? देखो इसी प्रश्न के अंदर लिखा गया है। सर क्या लिखा गया है? सी से देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, इंग्लिश में COP, कोप। बिल्कुल। अब इसका आंसर जो होगा वो होगा नंबर 2, बी का मतलब क्या है सर? इसका उत्तर क्या होगा? बी। बिल्कुल। आपको दिया गया यहाँ एक क्षेत्र स्थान जिसका नाम है बॉन। अब आप कहोगे सर बॉन कहाँ है? तो बॉन जो है वो है जर्मनी के अंदर। कहां पर है? जर्मनी के अंदर। तो बिल्कुल कोप 23वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आयोजित जो हुआ था वो बॉन के अंदर हुआ था। जो स्थान कहां पड़ता है? बिल्कुल जर्मनी के अंदर स्थान पड़ता है। आइए 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इसका आंसर क्या होगा? बी या 2 नंबर। बिल्कुल। 17वां प्रश्न क्या है सर? बोरट लिखा हुआ है यहाँ, मतलब बोरट का, अब इसमें लिखा हुआ तो पढ़ना पड़ेगा। बोरट का पठार कहाँ और यहाँ अवस्थित है? मतलब उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक। 3 ऑप्शन दिया है, आमेर से नाहरगढ़। बिल्कुल। 4 नंबर, जोधपुर से उत्तरी अजमेर का भाग जो है वो नहीं। मेरे प्रिय साथी, आप इस बोरट को बोराट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं भाई? बोराट। बिल्कुल। ये जो क्षेत्र पड़ता है वो कहां है? तो देखो वो अपनो राजस्थान है। बिल्कुल। कोई ये राजस्थान, और राजस्थान में यहां एक स्थान है और इस स्थान का नाम है गोगुंदा। बिल्कुल। क्या नाम है? गोगुंदा। और इधर एक स्थान पड़ता है इधर, और इस स्थान का नाम है कुंभलगढ़। क्या है भाई? कुंभलगढ़। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कुंभलगढ़ कहां है? तो मेरे प्रिय साथियों, कुंभलगढ़ जो है वो है राजसमंद में। कहां है? किस जिले में? राजसमंद। जबकि गोगुंदा कहां है? उदयपुर के अंदर।
तो बिल्कुल। अब प्रश्न क्या है, बोराट का पठार जो विस्तृत है वह गोकुंदा से उदयपुर के जो मध्य का भाग है उसे ही जाना जाता है किस नाम से, बोराट के नाम से। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल ए जो है उसमें क्या लिख रखा है, ए ऑप्शन में उदयपुर के उत्तर पश्चिम, बिल्कुल उत्तर पश्चिम से पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोकुंदा तक, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आइए 18वां प्रश्न आ गया स्क्रीन पर, बिल्कुल सभी सही करेंगे। और मेरे प्रिय विद्यार्थी एक बार सभी शेयर कर दीजिए जी और जान के साथ, हम जुड़े हुए पूरी ताकत के साथ, हर बात पूरी जी जान से जानदार जान लगा के बताई जाएगी। बिल्कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट सेक्यूलेंट कारू अवस्थित है, बिल्कुल प्रशांत महासागर में, एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, अफ्रीका में। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, तो इसका उत्तर आप बिल्कुल सा बता दीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में पूछा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं प्रिय साथियों, जब ये पेपर हुआ उस समय कुल जो हॉटस्पॉट थे वो कितने थे, 36। हॉटस्पॉट कितने थे, 36। अब ये जो पूछा है इस तरह से, हमारा एक महाद्वीप है इस तरह से, सर इसका नाम क्या है, इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है, बिल्कुल अफ्रीका। और जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है, बिल्कुल प्रश्न में क्या बताया गया है, बिल्कुल बिल्कुल कौन सा पूछा है भाई, जैव विविधता हॉटस्पॉट है सेक्यूलेट कारू का पूछा है, बिल्कुल बता देंगे। यह दक्षिणी अफ्रीका एक स्थान है नामीनिया, नामीनिया स्थान है, यहां पर ये हॉटस्पॉट लगा है, जिसका नाम क्या है, बिल्कुल भाई मेरे प्रिय साथियों, सर इसका नाम तो है सेक्यूलेट कारू। ये हॉटस्पॉट यहां लगा है, कहां भाई, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। और यहीं आपको देखने को मिलता है, आपने नाम सुना होगा कालाहारी डेजर्ट का, कालाहारी जो मरुस्थल है वो भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, कालाहारी मरुस्थल। बिल्कुल 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 अफ्रीका है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, तो इसका ऊपर हो जाएगा नंबर 4 नंबर जो है वो बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। आगे बात करें 19वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किन जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता पूछी है। देखो सबसे पहले यहां पर एक नाम आया है साक्षरता, ये क्या होती है पहले मैं आपको ये बताता हूं। नेक्स्ट प्रश्न, महिला साक्षरता कम जिलों की तो बाद में बात बताएंगे, पहले मैं आपको बताऊं ये साक्षरता क्या होती है। देखो साक्षरता वह होती है मेरे प्रिय साथियों जिसमें कोई भी बालक या बालिका 7 वर्ष से अधिक आयु का है। कितनी वर्ष से अधिक आयु का है, 7 वर्ष से अधिक आयु का, कितनी 7 वर्ष से, जिसे बोलना आता हो और लिखना आता हो, वो इस साक्षरता के अंतर्गत शामिल होता है। और इसमें पूछा है कि जो महिला साक्षरता है उसके न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले बताइए। बिल्कुल न्यूनतम साक्षरता जिलों में पहला ऑप्शन है जैसलमेर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, नहीं, जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा, जालोर, जैसलमेर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, सवाई माधोपुर। बिल्कुल सुनना, जैसलमेर सभी में दिया है, सिरोही सभी में दिया है, यहां कोई किसी को दिक्कत नहीं है यहां तक। बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हमें, बिल्कुल तीसरा जो है उसमें डगमगाएंगे। तीसरा ऑप्शन में जालोर 2 जगह दे रखा है, एक तो ए ऑप्शन में दे रखा है, एक 3 में, तो बाड़मेर, बिल्कुल इसका 3 नंबर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, जैसलमेर क्या हो जाएगा, 3 नंबर, बिल्कुल जैसलमेर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। मेरे प्रिय साथियों ये तो ऑप्शन दिए हैं इसने,
ऑप्शन के आधार पे इसका जो उत्तर होगा बोल कि ये होगा। वैसे पूछा जाए कि न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो जिले तो ये होंगे ऑप्शन के आधार पर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। 2011 में जैसलमेर, तो 3 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। बिल्कुल 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखते हैं कौन उत्तर देता है इसका। उपसल्लता दर्रा किसके मध्य स्थित है? बिल्कुल चिली व अर्जेंटीना के मध्य है, क्रीथर व सुलेमान के मध्य है, लेह व खरदुंगला के मध्य है, लोहा व स्पीति के मध्य है। बिल्कुल यहां नंबर ए ऑप्शन को पकड़ो। बिल्कुल ये जो दर्रा स्थित है उपसला, बिल्कुल। तो बिल्कुल साथियों आप जुड़े रहिएगा अंत तक हमारे साथ, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब देखो ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या करने, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई टफ थोड़ी ना है। उपसला दर्रा, पिछले अब मैं खुद तो प्रश्न बना ही नहीं है, ऐसा ही का पेपर है ये। उपसलता दर्रा, ठीक है बिल्कुल। अब इसकी चर्चा करते हैं। देखो यह जो दर्रा है वो चिली व अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। किसको किससे जोड़ता है? चिली व अर्जेंटीना को। चिली व अर्जेंटीना को जोड़ने वाला जो दर्रा उसका नाम क्या है? उसपल्लता दर्रा। क्या नाम है? उसपल्लता दर्रा। और चिली का एक स्थान है जिसका नाम याद रखना, सेंटियानो। मुख्य रूप से देखा जाए तो इसका ही एक स्थान है सेंटियानो। मुख्य रूप से यह सेंटियानो को अर्जेंटीना से जोड़ता है, लेकिन ऑप्शन में चिली दिया हुआ था तो याद रखोगे चिली से अर्जेंटीना को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है उसपल्लता दर्रा। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बिल्कुल इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एक बात और याद कर लेना, आपने एक पर्वतमाला का नाम सुना होगा जिसका नाम है एंडीज। यह जो है दर्रा वह एंडीज पर्वतमाला को पार करता है। देखो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां नाम आया है एंडीज पर्वतमाला का। अगर पूछा जाए आपको कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज। जबकि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो उसका जो नाम है वो है हिमालय। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, बिल्कुल। और लंबी पूछ ले तो क्या हो जाएगा? एंडीज। सभी को समझ में सही आ रहा है, सही ढंग से आ रहा है? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है एकदम। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, चिली से अर्जेंटीना, बिल्कुल। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, लौटते मानसून की ऋतु जो है वो कौन सी है? चलो करेंगे। पहले तो बात करें कि लौटता मानसून आता है वो किस ऋतु के अंदर आता है। बिल्कुल यहां महीने पूछे, मंथ पूछे हैं, तो बात करें लौटते मानसून की। लौटता हुआ जो मानसून आता है वो शीत ऋतु में आता है। किस ऋतु के अंतर्गत आता है? शीत ऋतु के अंतर्गत। ये हमारा प्यारा सा क्या है भाई? भारत। बिल्कुल यहां से आती है जेट स्ट्रीम, उष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। अब आप कहोगे सर जेट स्ट्रीम क्या होता है? जेट स्ट्रीम होती है तीव्र गति से चलने वाली हवाएं। तीव्र गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है? जेट
स्ट्रीम। मैं आपको दो बात बताऊंगा। देखो यहाँ इस तरह से हमारे हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है इस तरह से। अब ये मानसून आता है, जैसे हिमालय पे टकराता है तो दो भागों में यहां बट जाता है। एक भाग इधर की ओर आ जाता है और एक भाग चला जाता है इधर की ओर। आपने नाम सुना होगा मानसून प्रुसफटन। किसका नाम सुना है भाई? मानसून प्रुसफुटन। मानसून प्रुसफुटन, बिल्कुल। अब इसमें जो उत्तर दे रखा है इसने, बिल्कुल क्या दे रखा है भाई? राजस्थान में लौटते मानसून ऋतु है राजस्थान की, तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। क्या हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर, जिसे कहते हैं मानसून का प्रत्यावर्तन काल। प्रत्यावर्तन काल, मानसून प्रत्यावर्तन काल। प्रत्यावर्तन काल। अब मानसून का प्रस्फुटन क्या होता है सर? देखो ये एक जो होता है आकस्मिक घटना के कारण होता है। यह अचानक से आकस्मिक घटना की, जिसे आप कह सकते हो बादल का फटना। हम कहते हैं बादल फट गया, बिल्कुल ये वही चीज है। अब बादल का फटना एक आकस्मिक घटना के कारण होता है। मैं आपको एक बिल्कुल देखो, भारत की जलवायु अभी तक तो कोई भूगोलवेत्ता पैदा नहीं हुआ है जो पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके। अभी तक किसी के समझ में नहीं आई है भारत की जलवायु। मैं आपको एक बात बताऊं, आप ऐसे मानो कि जैसे ही इन जेट स्ट्रीम ने उत्तर की ओर अपना रुझान किया, समझो कि मानसून का फटना हो गया, जिसे हम बोलते हैं मानसून प्रस्फुटन। बिल्कुल जैसे ही इन हवाओं ने उत्तर की ओर रुझान किया, वैसे ही ये जो मानसून है वो समझो क्या है भाई? फट गया। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन है इसमें? इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है 3 नंबर। 3 नंबर अक्टूबर से दिसंबर बिल्कुल है राइट उत्तर है, हो जाएगा बिल्कुल। तो मानसून, और इसे लौटते हुए मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो यहां होती है सर। यहां कहां? कोरोमंडल तट। ये कहां पर है? तो तमिलनाडु के अंदर। यहां पर सर्वाधिक, क्योंकि ये बादल इधर से आते हैं और आके यहाँ धुआंधार वर्षा करते हैं इस पे टकराकर, क्योंकि इस समय इनका जो रुझान होता है वह थल से जल की ओर होता है। तो पूछ लिया जाता है थल से जल की ओर जो हवाओं का रुझान रहता है वो किस ऋतु में रहता है? तो शीत ऋतु में, जो अक्टूबर टू दिसंबर है, जिसे मानसून का प्रत्यावर्तन काल भी कहा जाता है, और इसे ही बोला जाता है लौटता हुआ मानसून। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट के अंदर, बिल्कुल। अब आगे 22 नंबर प्रश्न है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको मेरे प्रिय साथियों, आपने नाम सुना होगा मानसून विच्छेदन। मानसून विच्छेदन। मानसून विच्छेदन का मतलब होता है वर्षा कम होना, कम वर्षा। ये किस महीने में होता है? ये बात एक याद रखना, ये होता है जुलाई से अगस्त के महीने में। अगर पूछ ले कि मानसून विच्छेदन किस महीने में होता है, देखो मैं आपको थोड़ी सी उटपटांग सी बातें बता रहा हूँ। मानसून विच्छेदन कई प्रिय विद्यार्थियों ने नाम पहली बार सुने हुए हैं, तो सुनने में थोड़ा सा दुख भी होगा और पढ़ने में भी थोड़ा संकट आएगा, लेकिन मान के चलना आजकल प्रश्न ऐसा है कि अगर आप देखो ये प्रश्न ऐसे पूछा घुमा के, तो ये प्रश्न ऐसे आते हैं, अब क्या किए है या नहीं है? तो बिल्कुल आप याद करोगे जुलाई से अगस्त वर्षा कम होना, या इसे हम कह सकते हैं वर्षा न होना, न के बराबर है। 22वां प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है। बिल्कुल देखो ये जो वनों की रिपोर्ट है ये 2 वर्ष बाद की जाती है, और ये कब हुई थी? ये हुई थी 2017 के अनुसार। तो बिल्कुल आइए देखते हैं 2017 के अनुसार।
2017 के अनुसार। पहले मैं आपको बात बताऊं, ये जो वन रिपोर्ट का कार्य है ये हमेशा कितने वर्ष बाद करवाया जाता है, तो 2 वर्ष। इनकी जो जनगणना वो कितने वर्ष बाद होती है, 2 वर्ष। एक तो बात ये याद रखना। दूसरी बात, इसमें जो वन रिपोर्ट के अंतर्गत वनों का जो अनुपात रखा था, बिल्कुल ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है सर, ऑप्शन में दे रखा है 10.23%। नहीं, ये नहीं होगा, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन है 9.57%। बिल्कुल इसका उत्तर जो है वो क्या माना जाएगा, 9.57% है। उस समय जो प्रतिशत था कितना था, 9.57। और 2019 के अंतर्गत देखा जाए तो भी क्या है, यही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक बात याद रखना कि 2017 वाली जो वन रिपोर्ट थी यह भारत की प्रथम डिजिटल रिपोर्ट थी। क्या थी भाई, डिजिटल रिपोर्ट। भारत की जो प्रथम डिजिटल रिपोर्ट थी वो कौन सी थी, 2017 वन रिपोर्ट। बिल्कुल अगर बात करें 2019 वन रिपोर्ट, यह एक मॉडल पर आधारित थी जिसका नाम है चैंपियन सेट मॉडल। अब सर इससे उत्तर क्या, इससे प्रश्न क्या बनेगा, इससे प्रश्न ये बनेगा कि भारत की पहली वह कौन सी वन रिपोर्ट है जो मॉडल पर आधारित थी, जिस मॉडल का नाम था चैंपियन सेट मॉडल पर आधारित थी। ये कुछ मॉडल आएंगे और इन मॉडल पर आधारित जो वन रिपोर्ट थी उसका वो कौन सी थी, 2019 वाली। जबकि 2017 वन रिपोर्ट है, यह भारत की प्रथम डिजिटल वन रिपोर्ट थी। वन रिपोर्ट का कार्य कितने वर्ष बाद होता है, 2 वर्ष के बाद। 2017 वाली में वन का प्रतिशत था 9.57%, 2019 में भी 9.57%। ये जो है ये प्रशासनिक दृष्टि से, इसकी ये जो रिपोर्ट करवाता है ये कौन करवाता है, बिल्कुल प्रशासनिक दृष्टि से है। अगले नेक्स्ट प्रश्न, एक बात और याद करना, ये प्रशासनिक है। अगर पूछ ले कि भौगोलिक दृष्टि से, तो वो आ जाएगा 4.86%। ये 2019 की वन रिपोर्ट है। भौगोलिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से पूछे कितना परसेंट है, तो 9.57। प्रश्न आगे नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 23 नंबर। कौन सा तट भारत के पश्चिम तट का भाग नहीं है, पश्चिम तट का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है काठियावाद, दूसरा है कोंकण, तीसरा है मालाबार, चौथा है कोरोमंडल। बिल्कुल अभी बता के गया हूं, अभी जिस प्रिय साथी जुड़ा है लंबे समय तक, आपको मैं कुछ ना कुछ जरूर फायदा दूंगा, आप जुड़े रहिएगा, बिल्कुल आपको जरूर फायदा मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो ये हमारा इस तरह से दक्षिणतम भारत है, ये रहा। पहला तट दे रखा है काठियावाद। काठियावाद जो तट है वो किस राज्य के अंदर है, वो हमें गुजरात के अंदर देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, काठियावाड़ तट। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोंकण तट। कोंकण तट भी यहां स्थित है, कोंकण तट। अब आप कहोगे सर ये किसके मध्य है, तो यहां पर एक स्थान है दमन, गुजरात के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। दमन से गोवा के मध्य जो तट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कोंकण तट। इसके बाद क्या है भाई, मालाबार तट। बेंगलुरु का नाम सुना है, जी सर, ये तो कर्नाटक की राजधानी है, बिल्कुल। बेंगलुरु से यहां केरल के मध्य जो तट है, इसके मध्य जो तट है इसे का नाम ही क्या है भाई, मालाबार तट। और इस्लाम का प्रथम आगमन जो हुआ था, इस्लाम का प्रथम आगमन वो भी किस तट से हुआ था, इसी तट से हुआ था।
इस्लाम का प्रथम आगमन जो हुआ वो भी इसी तट से हुआ था, बिल्कुल। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, काठियावाद, मालाबार दे दिया, काठियावाद के लिए कोरोमंडल। कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु के अंदर यहां अवस्थित है, जिसका नाम क्या है, कोरोमंडल तट। अब मेरे प्रिय साथी मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये हमारा जो होता है वो है पश्चिमी घाट, और इधर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं पूर्वी घाट, बिल्कुल। अब ये दिशा से पता लग रहा है, पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं वो काठियावाद, कोंकण, मालाबार, कन्नड़ तट भी यहीं पर है, ठीक है। और पूर्वी के कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट वगैरह वो सारे यहीं पर स्थित है। तो कोरोमंडल जो है वो किसकी ओर है, पूर्व की ओर। तो इसका जो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। 4 नंबर जो ऑप्शन है, 4 ही है क्या इसमें ऑप्शन में, बिल्कुल बिल्कुल 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका जो उत्तर है वो कोरोमंडल तट हो जाएगा, बिल्कुल। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे प्रिय साथियों, इसको याद करने का नुक्सो बता दूं, नुक्सो। पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। इसमें ए नंबर ऑप्शन दे रखा है दुर्गापुर, नंबर 2 दे रखा है राउरकेला, नंबर 3 कुल्टी, नंबर 4 भिलाई। सुनो मेरी बात ध्यान से, हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी है, बिल्कुल। कितने वर्ष बाद होती है सर, 5 वर्ष बाद। वाह भाई, बिल्कुल राइट। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो प्राथमिकता मिली थी वो किसे मिली थी, कृषि को। और ये जो योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल। दूसरी द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। किनको बढ़ावा दिया गया, उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 3 उद्योगों की स्थापना की, जिसकी आप ट्रिक याद कर लेना, आरबीडी। आरबीडी की बुक आती है ना पब्लिकेशन की, हाँ जी। तो आरबीडी, आर से हो जाएगा राउरकेला, बी से हो जाएगा भिलाई, और डी से हो जाएगा दुर्गापुर। तो इन 3 उद्योगों की स्थापना की गई थी, बिल्कुल। अब इसमें ऑप्शन में ये देखो क्या दे रखा है, इसमें मैं बताऊं आपको, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात उद्योग हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड से शासित नहीं है। तो ये तीनों तो शासित हैं, ये तो शासित हैं। शासित क्यों, कौन सा नहीं है, कुल्टी, बिल्कुल। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कुल्टी कहाँ है, तो कुल्टी जो उद्योग है वो बंगाल के अंदर है, तो ये इससे शासित नहीं है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो 24 में का तीसरा उत्तर, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेलवास का क्या अर्थ है। देखो मैं आपको बताऊं, सेलवास इसमें थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी किताबों में अलग होती है, यहाँ लग दी है, चलो कोई नहीं करते हैं। सेलवास क्या है, सघन भूमध्य रेखीय वन अथवा वर्षा वन है, यह भू संकलन है, रूस के राजकीय खेत है, मरुस्थलीय, पर्वतीय, टीले या स्तूप है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने महाद्वीप पढ़े हुए हैं, 7 महाद्वीप हमारे, और एक महाद्वीप है इस तरह से, बिल्कुल। इस महाद्वीप का नाम है मेरे प्रिय साथियों दक्षिणी अफ्रीका। क्या नाम है, दक्षिणी अमेरिका। और इसी दक्षिणी अमेरिका में नाम सुना होगा वेनेजुएला। वेनेजुएला की जो पहाड़ी है वो यहीं पर है, इसी के पास तो क्या कहते हैं, वेनेजुएला की पहाड़ी। आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका नाम है एंजल जलप्रपात।
वो इसी वेनेजुएला की पहाड़ी पर है, कोरो नदी। किस नदी पर है? कोरो नदी पर। एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो उसका नाम है महात्मा गांधी या जोगिया गरसप्स जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर है। किस राज्य के अंदर है? कर्नाटक के अंदर। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात, जो चित्तौड़गढ़ में किस नदी पर है? चंबल नदी पर। च से चुलिया, च से चित्तौड़गढ़ और च से चंबल नदी। बिल्कुल आसान है। तो राजस्थान। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चुलिया जलप्रपात। बिल्कुल। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है कि सेलवास क्या है। तो देखो, ये जो अमेरिका है, इस दक्षिणी अमेरिका के मध्य में यहां पर घने वर्षा वाले वन है। इस क्षेत्र में क्या है भाई? ये जो क्षेत्र है यहां पर घने वर्षा वाले क्या देखने को मिलते हैं? वन। इन्हें ही क्या कहा जाता है? सेलवास। इन्हें ही क्या कहा जाता है? सेलवास। बिल्कुल। तो इसका जो उत्तर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? कौन सा प्रश्न है? हाँ, ये रहा। इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा यह संगन। इसको ऐसे संगन को भी पकड़ सकते हो, यहाँ स को। संगन भूमध्य रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन। अथवा वर्षावन। अभी मैंने बात बोला घने वर्षावन, तो यहीं देखने को मिलते हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दक्षिणी अमेरिका का है। और इसके मध्य में जो वन देखने को मिलते हैं उन्हें कहते हैं पंपाज। उन्हें क्या कहा जाता है? पंपाज। बिल्कुल। और उत्तर जो देखने को मिलते हैं ऊपर वन, उनका नाम है लानोस। तो ये वन यहां इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर है, हो जाएगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो, बोर हो तो भाई लाज के पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत अपने करनी पड़ेगी। ऐसे तो अब देखो कितो पसीनो आ रहे है नहीं। पंखो बंद करा, पंखो चलाओ तो फुड़को है ज्यादा। ठीक है, जल्दी करके पंखो बंद करना पड़े, फिर पढ़ाना पड़े, है नहीं। तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा। आपके लिए जो भी मेरे से जितना होगा, जहां तक होगा, कुछ भी करना पड़ जाइए प्रिय विद्यार्थियों, दिल से कह रहा हूं, आपके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार हूं। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर भी दिए हुए हैं, कभी भी कॉल करके कोई भी डाउट हो, आधी रात को फोन मार देना। अजय सर आपके सामने हरदम हर वक्त जान से पूरी ताकत से तैयार रहेंगे। बहुत अद्भुत अपने पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। बिल्कुल, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, आप सहयोग करो, क्योंकि आपके सहयोग से होगा। आप थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो, क्योंकि जितने ज्यादा होंगे मेरे प्रिय साथी, उतना ही मनोबल हमें अधिक देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही, राइट बात है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, आपके पास जितने भी ग्रुप है। पहले मैं देखूं कितना जना बुलाओ थे शेयर करके, जल्दी शेयर करो। अगला बिल्कुल नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 26 नंबर प्रश्न। नेपाल हिमालय जो है वो किसके मध्य है? व्यास व तिस्ता काली के मध्य, तिस्ता व सांगपो के मध्य, काली व तिस्ता के मध्य, सतलज तथा तिस्ता के मध्य। मैं ये सारी करवा देता हूं, ठीक है, सारी बातें बता देता हूं इसकी, सुनो। इस तरह से हमारे एक नदी है, 5 नदियां लेनी है, 1 2 3 4 5 ले ली। हाँ गुरुजी, ये सभी नदियां का उद्गम कहां से होता है? हिमालय का। जैसे इसमें पहली जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी, दूसरी जो नदी है उसका नाम है सतलज नदी, तीसरी जो नदी है उसका नाम है काली, चौथी जो नदी है वो याद करनी है तीस्ता, और 5वीं नदी जो है वो अपने को याद करनी है ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल, सिंधु व सतलज के मध्य के भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलज व काली, इस कै को पकड़ो,
काली के मध्य के हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा गया, आईएएस प्री के अंदर भी पूछा गया है। काली व तीस्ता के मध्य के हिमालय को कहा जाता है नेपाल हिमालय, और तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य के हिमालय को कहा जाता है असम हिमालय। बिल्कुल। अब तो इसमें सबसे बड़ा जो हिमालय है वो कुमायूं हिमालय है, सबसे चौड़ाई का अगर भाग देखा जाए तो यही है। बिल्कुल। अब इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई, इसमें देख लो क्या पूछा है, नेपाल हिमालय, तो काली व तीस्ता के मध्य है नेपाल हिमालय, काली व तीस्ता। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 3 नंबर। 3 नंबर पे ये है और 3 नंबर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो कहीं ना कहीं एग्जामिनर भी ऑप्शन के अंदर हिंट छोड़ता है, लेकिन कोई पकड़ने वाला चाहिए। मैं मेरे प्रिय साथियों आपको बता दूं, आप कुछ पेपर करो उसके बाद आपको ऐसे लगेगा कि ना रे की कौन इन पेपर में, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, पटवारी कर रहे हो, जो भी, इनके पिछले वर्ष के पेपर करके देखो, आपको लगेगा कि ना इतना मुश्किल नहीं है। कभी भी डीमोटिवेट हो तो ये पुराने पेपर करके देखो, गुरु जी के वो अरे यूं हौसलो मिले, मैं पटवारी लाग गया पेपर सोल्व करता ही, ऐसा ही करता ही थानेदार बन जाऊंगा, रियल में बन जाऊंगा, है को नहीं, तो आ चीज है। बिल्कुल। इसमें 27 नंबर प्रश्न है, भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे धातु किस किस्म की है? सभी को पता है। ए नंबर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, हेमेटाइट, क्योंकि यह जो हेमेटाइट है ये अवसादी चट्टानों के अंदर देखने को मिलता है, तो इसका 1 नंबर उत्तर ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है यह अवसादी चट्टानों के अंदर देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? अवसादी चट्टानों में, और सर्वाधिक भारत के अंदर भी यही निकलता है। बिल्कुल ठीक है। अब बात करें नंबर 28 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से, ये करंटली प्रश्न है, करंट जीके का है, कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन? आज की दृष्टि से भी देखा जाए तो कॉफी का सबसे बड़ा जो उत्पादन है वो कर्नाटक कर रहा है। कौन कर रहा है? थाने तो उठाना, कॉफी और चाचा अलग हुए, कॉफी अलग हुआ बेटी का, अब आपो तो गुनी ठा के थाने किए उससे, कॉफी अलग हुआ और चाय अलग होती है। सर इसमें अंतर बताइए। अंतर ये, कॉफी पीकर मजा नहीं आता, चाय पीकर रंगत से आता, दिल में उजड़ा चैन सा होता है ना, मेरा चैन बेने सब उजड़ा, वो उजड़ा चैन आ जाता है चाय पीने से, कॉफी पीने से नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट कॉफी पीने की। कॉफी कौन कौन पिए? कमेंट करिए कौन कौन पिए कॉफी। तो कॉफी का सर्वाधिक जो उत्पादन है वह कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है, जबकि चाय का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आज भी किस राज्य के अंदर देखने को मिलता है? असम के अंदर। बिल्कुल। तो कर्नाटक दे रखा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बिल्कुल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, नंबर 2। आगे बात करें 29 नंबर प्रश्न, इतनी बार एग्जाम में आया है, आरएस का तो ये फेवरेट प्रश्न है। पिछले 3 लगातार आरएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया प्री के अंदर कि रूर औद्योगिक प्रदेश अवस्थित है? उत्तरी अमेरिका, पोलैंड, जर्मनी, लंदन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों प्ले लिस्ट में देखना, मैंने भारत के भूगोल में करवाया हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाओ ना तो देखा करो, मैंने सारे अलग अलग बनाए हुए हैं। हर चीज का इतिहास में भी बहुत बढ़ा दिए, राजस्थान के भूगोल में बनाए हुए हैं, हिंदी भी करवाई हुई है। तो अभी आप ये नए नए देखते हो, पुराना भी देखा करो, पुराना थोड़ी होगा, मैटर तो वही है, कंटेंट तो वही रहेगा, पुराना क्या है या नहीं है? बिल्कुल। अब सुनो, रूर जो स्थान है वो कहां पड़ता है? जर्मनी के अंदर। अब ये रूर जो क्षेत्र है वो खनिज दृष्टि से संपन्न है। यहां जो है वो खनिज वगैरह क्या है? अधिक होती है। खनिज दृष्टि से क्या है? संपन्न है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का रूर किसे कहा जाता है, बहुत ही बड़ा दुख देना रे, बहुत दुखदायक प्रश्न होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों एक बात याद रखना, इस तरह से हमारा एक पठार फैला हुआ है और इस पठार का नाम है छोटा नागपुर का पठार। इसी छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर विस्तृत है और यहां से झारखंड से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है दामोदर नदी।
और ये जो दामोदर नदी है ये इस पठार को दो भागों में विभक्त कर देती है। तो छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? दामोदर नदी। और इसी दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक भी किस नदी को कहते हैं? दामोदर। राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। बिल्कुल। और छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो इस चोटी का नाम है पार्श्वनाथ की चोटी। पार्श्वनाथ छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ये नदी इसको दो भागों में बांट देती है, जिसमें ऊपर वाले भाग का नाम हो जाता है हजारीबाग का पठार और नीचे वाले का, इसकी राजधानी झारखंड की रांची, तो नीचे वाले का नाम हो जाता है रांची का पठार। ऊपर वाले का नाम क्या हुआ? हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग का नाम हो जाता है रांची का पठार। कब होता है? जब दामोदर नदी इसको दो भागों में विभक्त कर देती है। बिल्कुल। तो इस रूर वाले का हो जाएगा, ये जर्मनी के अंदर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बोलो भाई। इसका उत्तर हो जाएगा नंबर 3 ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है। नंबर 30 प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, सभी उड़ा दीजिए इस प्रश्न को। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बता दिया, केयर है, बिल्कुल बता दिया। जाखम से संबंधित कोई भी चीज आ जाए आपको एक ही जिला याद रखना है। गुरु जी किसो? प्रतापगढ़। बिल्कुल। जाखम से संबंधित कोई भी चीज आ जाए, क्या भाई? जाखम। तो यहां जाखम परियोजना का पूछा गया है किस जिले के अंदर है? तो जाखम परियोजना हमारे राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। प्रतापगढ़ अंतिम व 33वां जिला है, जिसे 2008 में बनाया गया। नवीनतम व अंतिम नहीं कह सकते इसे, नवीनतम, क्योंकि और भी बन सकते हैं जिले तो राजस्थान के। तो यह 33वां और नवीनतम जिला है जो 3 जिलों से अलग होकर बनना था। इसके अंदर 5 तहसील है और 3 जिलों से पृथक होकर बना था। बिल्कुल। अब देखो, जाखम परियोजना पूछ ले, एक जाखम नदी भी है क्या सर? बिल्कुल जाखम नदी है। जाखम नदी भी प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी से उद्गम होता है। पहाड़ी है, भंवर माता का मंदिर है, छोटी सादड़ी पहाड़ी पर है, यहां से उद्गम होता है और अपना जल डाल देती है वणेश्वर धाम में। यही मेला लगता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ यहां लगता है। बेनेश्वर धाम में खंडित शिवलिंग देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना मावजी महाराज ने की थी, लेकिन इस पर मंदिर बनवाया था आस्करण। ये वही आस्करण है जिसकी पत्नी प्रेमल दे ने 9 लखा बावड़ी बनवाई थी डूंगरपुर के अंदर। बिल्कुल। वणेश्वर धाम में 3 नदियों का संगम बनता है, सोम, माही और जाखम। इस तीनों नदियों में सबसे बड़ी जो नदी है जाखम, सोम और जाखम जो नदी है वो भुवनेश्वर में माई में आकर मिलती है, सबसे बड़ी माई है। अब आप कहोगे कि सर जाखम बांध भी है क्या? बिल्कुल जाखम बांध है, वो भी प्रतापगढ़ जिले के अंदर ही है। जाखम बांध जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। आप कमेंट करो कितना ऊंचा करें, कितने मीटर ऊंचा है? सबसे ऊंचा बांध है। देखो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बात बताऊं, आपसे 2-3 प्रश्न पूछेगा। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो राजस्थान का लंबा वही है जिसका नाम लंबा है। अब नाम देखो कितना लंबा है, माई, बजाज, सागर बांध, कितना बड़ा है। एक पूछेगा जल भराव की दृष्टि से बड़ा बांध, तो वो है राणा प्रताप सागर, जो चंबल नदी पर प्रतापगढ़ जिले के अंदर है। अगर पूछे मिट्टी का बना, मिट्टी से निर्मित जो बांध है वो कौन सा है, तो मिट्टी से निर्मित जो बांध है उसका नाम है पांचना बांध। पांचना बांध जो है वो राजस्थान के किस जिले के अंदर है? करौली में, गंभीर नदी के ऊपर। बिल्कुल राइट है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमने 30 प्रश्न किए, तो जाखम परियोजना प्रतापगढ़ की है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
बिल्कुल इसमें 4 नंबर जो ऑप्शन है प्रतापगढ़ वो बिल्कुल राइट माना जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। अब बात करें 31 नंबर भारत संविधान के संग, तो अब संविधान के प्रश्न आ रहे हैं, इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, संविधान के जितने प्रश्न है उसका अलग पार्ट बनाएंगे। इसमें हम बढ़िया तरह से थ्योरिकल व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार नए हो तो चैनल से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। आप शेयर करोगे, एक प्रिय मेरा साथी 2 व्यक्तियों को शेयर करें, बस इतना ही मेरे लिए काफी, इतना सहयोग आपका बहुत है, इतना सहयोग, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम जो कुछ बन पाएंगे। जल्दी मैं साइंस का मास्टर लेने क्यों जाऊंगा, लेके आऊंगा मास्टर ने, अभी यहाँ तो कोई आओगे नहीं भैया, लेके आना पड़ेगा पकड़ पकड़ के थार लिए। तो फिर आप क्लास साइंस की शुरू कर दूंगा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैं आपको करवा दूंगा, जो SI RS HM वगैरह एग्जाम में पूछी जाती है, और RS प्री भी और मुख्य दृष्टि दोनों की PT और मेंस दोनों में बहुत भागीदार रहती है। ठीक है, तो हम चर्चा करेंगे जल्दी उसकी। मेरे प्रिय साथी, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिएगा, मिलते हैं।